Anti-government violence has spread across Sri Lanka following the resignation of the Prime Minister Mahinda Rajapaksa, who quit following weeks of protests over spiralling prices. The nationwide curfew is in force until Wednesday. 5 people have been killed and 180 injured. Our South Asia correspondent Regina Vaidyanathan reports. An island nation sinking fast. An explosion of anger after weeks of anti-government protests. Assalamu alaikum. Sri Lanka has gone bankrupt. Sri Lanka cannot survive. Is Sri Lanka at dead end? अमेरिका चाइना को क्रिटिसाइज कर रहा है। वहाँ के लोग हुकूमत को इसका जिम्मेदार समझते हैं और बाज़ एनालिस्ट जो IMF का प्रोग्राम है उसको इस सारी सिचुएशन का रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसको इम्पैक्ट ज़रूर करती हैं, लेकिन इस पूरे इकोनॉमिक टर्मोइल को समझने के लिए हमें तारीख के बारे में भी पता होना चाहिए कि वो कौन से ऐसे इक़दाम थे कि जिनका इम्पैक्ट तब से लेकर अब तक इकॉनमी में कॉन्स्टेंटली हो रहा है। लेकिन उससे पहले एक फैक्ट ये है जो कि इस पूरी सिचुएशन का क्रक्स है। व्हाई नेशंस फेल, अ बुक रिटन बाय फेमस इकोनॉमिस्ट, उसमें मेंशन है कि किसी भी जो कोई भी मुल्क है वहाँ के जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इंक्लूसिव होना ज़रूरी है वहाँ के डेवलपमेंट के लिए। इंक्लूसिव होने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आम लोगों के लिए ईजिली अवेलेबल होती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर ये एक्सक्लूसिव हैं दोनों इंस्टीट्यूशंस, तो यानी कि एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि जो पॉलिसी मेकिंग है, चाहे वो इकोनॉमी की हो या पॉलिटिक्स की हो, वो एक पर्टिकुलर जो एलीट क्लास है उस तक रिस्टेन हो जाए या एक फैमिली तक हो जाए, तो वहाँ के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते और उस मुल्क के जो हालात हैं वो ऐसे ही होते हैं जैसे श्रीलंका के हैं। यानी कि श्रीलंका का जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा करप्ट था और इसने माजी में भी ऐसे फैसले किए थे और अब भी उन्हीं फैसलों की वजह से ये सारी सिचुएशन बनी है। तो एक और ये बात ये है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो जो भी हम लेटर ऑन इसमें डिस्कस करेंगे चीज़ें, हर पाकिस्तानी जो जिसको इकॉनमी की अंडरस्टैंडिंग है वो इजीली रिलेट कर पाएगा कि ये सारी जो गलतियां श्रीलंका ने की हैं और यहाँ तक पहुँचा है, पाकिस्तान भी वही चीज़ें रिपीट कर रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। अब इस सिचुएशन को बेहतर समझने के लिए हम श्रीलंका और बांग्लादेश को उनका एक कंपैरिजन कर लेते हैं। जब टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पे देखा जाए तो जो बांग्लादेश है उसको बास्केट केस कहा जाता था, यानी कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड जो श्रीलंका था उसको बेस्ट बेट इन एशिया कहा जाता था, यानी कि ये एशिया की सबसे बेहतर इकॉनमी बनेगी। लेकिन जब आज सूरत हाल हम देखते हैं तो जो श्रीलंका है वो इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है और ऑन द अदर हैंड जो बांग्लादेश है वो आज एशियन टाइगर बन रहा है। इसकी जो एक और जो अहम वजह है वो यही है कि जो वहाँ के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है बांग्लादेश का, उसने जो अनडेवलप्ड इकॉनमी थी उसको यहाँ तक लेके गए कि वो आज सबसे ऊपर हैं। और जो श्रीलंका का इकोनॉमिक और दूसरा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उसने अच्छी भली जो इकॉनमी है उसको आज इकोनॉमिक क्राइसिस तक लेके चली गई है। इसलिए ये बात बहुत हद तक ठीक है कि इंक्लूसिव इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद हम तारीख में जो चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से इम्पैक्ट उसका इकॉनमी पे आज भी है उन फैसलों का, उनमें एक तो सबसे पहले ये है कि जो कॉलोनियल माइंडसेट था उसकी जो डोमिनेंस थी। उसके बाद पॉलिटिकल इमेच्योरिटी के 2-3 डिसीजंस ऐसे थे जिसकी वजह से इकॉनमी पर बुरा असर हुआ। उसके बाद एक और अहम फैक्टर था सिविल वार का। 4 फरवरी 1948 को जब श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिलती है तो उसके जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो एशिया में सबसे बेहतर थे। उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन वो सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम थी। उसके बाद अगर वहाँ पे देखा जाए तो उनकी एक्सपोर्ट थी वो सबसे बेहतर थी, सबसे ज़्यादा थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, देयर वाज नो ब्लड शेड, यानी कि जो इंडिपेंडेंस का अमल था उसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई कि उसका पॉलिटिकल निज़ाम अनस्टेबल हो जाए। श्रीलंका में सबसे पहले UNP यूनाइटेड नेशंस पार्टी उसकी हुकूमत आई और उनको लेबल किया जाता था कि उनको पे जो वेस्टर्न और जो कॉलोनियल माइंडसेट है उनकी डोमिनेंस है, जिसका एक वाज़ेह मुंह बोलता सबूत जो उन्होंने बाद में वेलफेयर प्रोग्राम्स शुरू किए। ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी का पहला जो डिसीजन था वो था कि उन्होंने वही जो प्रोग्राम्स पहले कॉलोनियल दौर में शुरू चल रहे थे उन्हीं को वैसे के वैसे इम्प्लीमेंट कर दिया विदाउट एनी फिजिबल स्टडी के वो आया कि इस सिचुएशन में इम्प्लीमेंट हो भी सकते हैं कि नहीं। उस दौर में जो रबर, टी और कोकोनट उसका जो एक्सपोर्ट का 90% श्रीलंका का उससे आता था। लेकिन वहाँ पे इशू क्या बना कि जो वेलफेयर प्रोग्राम है उसके लिए 25% इस इकॉनमी का जो आ रहा था वो सब्सिडीज़ में जा रहा था, जिसकी वजह से जो
एक मेजर और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट जो रिवेन्यू है वो एक अच्छी जगह पे या वो सेक्टर्स जहाँ पे लगना चाहिए था वहाँ पे नहीं लगा। और इसका ये सब क्यों किया जा रहा था? क्योंकि उनको पता था कि जितनी ज़्यादा हम वेलफेयर प्रोग्राम शुरू करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी पॉलिटिकल जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ेगी। ये पहला एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होने का सबूत है। उसके बाद क्या किया गया कि जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये एक वैसे देखा जाए तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो डिपेंडेंसी है, आप अपने मुल्क में वो रिसोर्सेज पैदा करते हैं और बाहर के जो आप चीज़ें मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उस पर डिपेंडेंसी आपकी कम हो जाती है। लेकिन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को एक अच्छे और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है, जो कि श्रीलंका के लीडर्स वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ उनकी सोसाइटी पर, उनकी इकॉनमी पर। इसके बाद जो सिविल वॉर का वहाँ पे रोल रहा है इकॉनमी में, सिविल वॉर हुई क्यों? सिविल वॉर हुई थी क्योंकि जो श्रीलंका है उसमें 74.9% सिन्हालीज रहते हैं और 11.2% तामिल जो कि माइनॉरिटी में हैं, उनका ये कहना था कि उनको उनके राइट्स नहीं दिए जाते, जिसकी वजह से और मोस्टली जब देखा जाता है तो पूरा आज़ादी के बाद से अब तक जो हुकूमत है वो भी सिन्हालीज के उसमें कंट्रोल में रही थी। और इस वजह से जो उनका एक बयानिया है तामिल जो माइनॉरिटी है कि हमें हमारे हक नहीं दिए जाते, तो इसलिए वो एक अलग रियासत का मुतालबा करते हैं। तो किसी हद तक वो लेजिटिमेट साउंड करता है, लेकिन हमारी वो डिबेट नहीं है। उस वजह से जब ये सिविल वॉर शुरू हुई इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान में, तो जो बजट है, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जो रिवेन्यू है, जो बजट है, वो लगाना पड़ा डिफेंस पे। जो आर्मी 22,000 तक थी श्रीलंका की, वो 1 लाख से एक्सीड कर गई इस वॉर की वजह से। और ये जो सारा इकोनॉमिक डिसरप्ट हुआ, उसमें जो अहम सेक्टर्स थे उनको इग्नोर करके, उनको निगलेक्ट करके जो पैसा लगाना पड़ा डिफेंस पर। ये कुछ 2-3 वजूहात हैं जिसकी जो तारीख में अगर देखा जाए तो उनका इम्पैक्ट आज तक हमारी जो श्रीलंका की इकॉनमी है उस पर हो रहा है। बात करते हैं कि जो मौजूदा सिचुएशन है श्रीलंका की, वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। 2019 में जब इनकी इलेक्शन कैंपेन्स चल रही थी तो उसमें मौजूदा जो एक्स CM है श्री राजापक्षा, उन्होंने वादा किया था कोई टैक्स है उनमें कटौती लाएंगे। पॉलिटिकल जो पॉपुलैरिटी है उसके लिए इलेक्शन कैंपेन में नारे अच्छे लगते हैं, लेकिन हुकूमत के आने के बाद जब उनको सिचुएशन का पता था कि इकॉनमी इतनी अहल नहीं है इस चीज़ की कि इतना ज़्यादा टैक्स कट किया जाए, लेकिन उसके बावजूद लोगों को खुश करने के लिए, पॉलिटिकल जो पॉपुलैरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए जो वैल्यू एडिड टैक्स है उसको 15% से 8% तक लाया गया। कॉरपोरेट सेक्टर का टैक्स को 28% से 24% तक लेके गए। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि एक अच्छा स्टेप समझा जाता है किसी भी इकॉनमी को ग्रूम करने के लिए, वो ख़त्म कर दिया गया। इससे एक कॉमन सेंस की बात यह है कि ये जो स्टेप्स किए गए थे, इसका जो डायरेक्ट फ़ायदा हो रहा था वो आम आवाम से ज़्यादा जो इलीट एक सेगमेंट होता है जो लीड करता है किसी भी मुल्क को, बिजनेस में या गवर्नमेंट में भी कह सकते हैं, उसको फ़ायदा देने के लिए सब किया गया था। दूसरा जो पॉइंट है वो है जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो कि किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट और उसकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो 70% तक श्रिंक हुए और श्रीलंका के पास सिर्फ $2.31 बिलियन के बाकी रह गए। तो जो चाइना है वो इज़ एट द टॉप विथ $3 ट्रिलियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और उसके बाद आता है अमेरिका जिसके पास $247 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मौजूद हैं। और उनकी इकॉनमी इस हद तक स्टेबल है कि सालों तक उनको इस चीज़ की टेंशन ही नहीं है। श्रीलंका का जो मेजर पोर्शन था स्टार्ट से लेकर वो डिपेंड करता था एग्रीकल्चर पे, लेकिन एक और चीप पॉपुलैरिटी के लिए आप कह सकते हैं कि स्ट्रोक खेला गया कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को बैन करने की बात की गई। अब ये किसी को खुश करने के लिए था या वाकई इसके पीछे एक प्रॉपर स्टडी की गई थी, फिजिबल रिपोर्ट बनाई गई थी? अगर बनाई गई होती तो मेरे ख्याल से ये कदम ना उठाया जाता, क्योंकि 30% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट जो है वो इस पर्टिकुलर जो एग्रीकल्चर की फील्ड है उसमें एम्प्लॉयड है, और 15 to 20% जो एक्सपोर्ट है वो आज भी रेवेन्यू इसी फील्ड से आता है, चाहे वो 90% से कम होकर यहाँ तक पहुँच गया है, लेकिन फिर भी ये सिग्निफिकेंट अमाउंट है। उसको बैन किया गया जिसकी वजह से वो जॉब्स भी गई और जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था एग्रीकल्चर से वो भी ख़त्म हो गया। और इसके बाद एक जो कोविड को हम कह सकते हैं कि जो टूरिज़्म इंडस्ट्री से अच्छा भला कमाती थी श्रीलंका, वो टूरिज़्म इंडस्ट्री 80% तक श्रिंक कर गई ड्यू टू कोविड।
और वहाँ से जो डॉलर्स श्रीलंका में इनटेक उनका होता था वो भी ख़त्म हो गया। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से मौजूदा सूरत हाल में श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है। अब इससे बचा भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए श्रीलंका देख रहा है IMF की तरफ, और IMF के पास श्रीलंका ऑलरेडी 16 बार जा चुका है। अब IMF के पास 16 बार जाने के बाद भी उनकी इकॉनमी सर्वाइव नहीं कर सकती, तो सवाल IMF पे भी उठता है। लेकिन इस पर हम अलग से एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि IMF एक हेल्पिंग हैंड है या डेवलपिंग कंट्रीज़ को ट्रैप करता है। जो इकोनॉमिक टर्माइल और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है श्रीलंका का, उसकी एक सबसे जो अहम वजह है वो वहाँ की पॉलिटिकल डायनेस्टी है, जो मौजूदा यानी कि अब एक्स हो चुके हैं प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजापक्षा, उनके भाई गोटाबाया राजापक्षा जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, फिर उनके एक और भाई चमल राजापक्षा जिनके पास मिनिस्ट्रीज़ हैं, फिर बेजल राजापक्षा, ये चारों भाई हैं। और फिर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इनके थे उनके आगे बेटा जो है उसके पास मिनिस्ट्रीज़ हैं, और जिनके भाई है चमल राजापक्षा उनका बेटा जूनियर मिनिस्टर है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो पूरी इकॉनमी है उसका जो 75% है वो इन कुछ मिनिस्ट्रीज़ का है, और वो सारी की सारी एक पॉलिटिकल जो डायनेस्टी है, फैमिली है, वो एक्यूमुलेट करके बैठी हुई है। तो इसी वजह से समझा जाता है कि जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इंक्लूसिव होना ज़रूरी है। और इसमें पूरे जो सिनेरियो है इसमें समझा जा रहा है कि एक अहम वजह, या अहम नहीं तो जो सबसे ज़्यादा अहम वजह है वो यही है कि वो जो उनकी पॉलिटिकल डायनेस्टी है जो 1948 तक जाती है, क्योंकि इनके जो दादाजी थे प्राइम मिनिस्टर के, उनकी सियासत तब से शुरू होती है। जो उनकी अमीरी या उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको समझने के लिए जो एक वायरल वीडियो हुई थी जिसमें उसके घर में महिंदा राजापक्षा के घर में खड़ी जो गाड़ियाँ हैं उनको आग लग रही थी, वो काफ़ी है किसी को समझने के लिए कि वो कितने ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे लोगों को बेसिक नीड्स बाय करने के लिए पैसा नहीं है। वहाँ के हुक्मरान इतने अमीर हैं कि हर किस्म की गाड़ी उनके घर में खड़ी है। हमें सोचने की ज़रूरत है। सिर्फ श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस तो आ गए हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान भी वही सेम चीज़ें जो रिपीट कर रहा है। IMF प्रोग्राम के पास जाना, फिर जो हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट है वो इंक्लूसिव होने के बजाय एक्सक्लूसिव होकर सिर्फ एक पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ के पास रिस्ट्रेन होकर रह जाना, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे फिर वो नून लीग हो। तो ये चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है ताकि हम बेहतर से बेहतर पॉलिसी कर सकें और बेहतर आउटकम आ सकें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।